हेलो एवरीवन, आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन जुडिशियरी से हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, भारतीय न्यायपालिका से ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में डिस्कस किया था। सुप्रीम कोर्ट हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम हाई कोर्ट देखेंगे। हाई कोर्ट कौन कौन से हाई कोर्ट है इंडिया में वो देखेंगे। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंस प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय न्यायपालिका से उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट। अच्छा, यहाँ पे हाई कोर्ट के साथ साथ हम सबऑर्डिनेट कोर्ट भी देखेंगे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो ये सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो संविधान में उच्च न्यायालय के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है। तो संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान है भाग 6 में पार्ट 6 में आर्टिकल 214 से लेके 232 तक। ठीक है, 214 से लेके 232 तक इसके बारे में बताया गया है हाई कोर्ट के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसमें बताया गया था? भाग 5 में बताया गया था, पार्ट 5 में आर्टिकल 121 से लेके 147 तक। ठीक है, 121 से लेके 147 तक इसके बारे में बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया था। ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल है 214। ठीक है, इसके में क्या बोला गया है? तो ये बोला गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, एक हाई कोर्ट होगा। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना है, ये बोला गया है आर्टिकल 214 में। ओके, उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ना वो आपको याद रखने हैं। एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 231। 231 में क्या लिख रखा है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। पहले तो हमने क्या लिखा कि हर स्टेट के लिए एक उच्च न्यायालय होना कंपलसरी है। ठीक है, ये हो गया। अब एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 231। इसमें क्या लिखा गया है कि संसद चाहे तो वो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय बना सकती है। जैसे कि जो आपका पंजाब और हरियाणा है उनके लिए एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो इस तरह से बना सकती है 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। ओके, अब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतर न्यायपालिका बोलते हैं। हमारा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, ये सब ऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये आपके आते हैं। ये दोनों किसमें आते हैं? उच्चतर न्यायपालिका में आते हैं। कौन से? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसके नीचे के जितने भी न्यायालय हैं वो सभी अधीनस्थ न्यायालय या निम्नतर न्यायपालिका बोलते हैं, मतलब कि सबऑर्डिनेट कोर्ट। अधीनस्थ या निम्नतर न्यायपालिका, और उसको क्या बोलते हैं? उच्चतर न्यायपालिका। किसको? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल हमने 214 लिखा जिसमें क्या लिखा? हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 216, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखने, सारे नहीं याद रखने हैं। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है आर्टिकल 216। ओके, अब यहाँ पे भारत के उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख नागरिक न्यायालय है। मतलब कि जो भारत में उच्च न्यायालय है वो हर राज्य में है और केंद्र शासित प्रदेश में है। उनमें जो मूल अधिकार क्षेत्र है, मतलब कि कोई भी राज्य है उसका जो पूरा का पूरा अधिकार क्षेत्र है उसके लिए प्रमुख नागरिक न्यायालय है। मतलब कि लोग इसमें जाके अपनी अपील कर सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय अपने मूल नागरिक और आपराधिक क्षेत्र अधिकार का उपयोग केवल तभी करता है जब अधीनस्थ न्यायालय को कानून द्वारा प्राधिकृत नहीं किया जाता। मतलब कि जो अधीनस्थ न्यायालय जो है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, पहले भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम किसके पास जाते हैं? मतलब जैसे कि जमीन से रिलेटेड कोई इश्यू है या किसी ने कोई मर्डर कर दिया, क्रिमिनल केस है, तो हम किसके पास जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएंगे। अगर इनको नहीं दी गई है राइट कि इनके पास वो मामला जाए तो वो कहाँ पे जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारी जो न्यायपालिका है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यायपालिका का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट, ये हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं, यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट, उसके बाद आते हैं जिला और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं इनको। फिर आते हैं मुंसिफ न्यायालय, फिर आते हैं न्याय पंचायत। ठीक है, ये गांव में होते हैं। मुंसिफ न्यायालय और जिला अधीनस्थ न्यायालय जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जिले में होते हैं। उच्च न्यायालय एक स्टेट में होता है और सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे पूरे देश में होता है। तो एकीकृत न्याय व्यवस्था है हमारे पास जिसमें सबसे ऊपर के है सर्वोच्च न्यायालय, और स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे क्या है? आपके हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला न्यायालय किस लेवल पे है? जिला पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये देखिए सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, ये देखा भी हमने। उसके नीचे हमने क्या देखा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या इनको बोलते हैं सेशंस कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट। अब सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो सिविल होते हैं, एक क्रिमिनल होते हैं। ठीक है, सिविल और
क्रिमिनल, ठीक है। दीवानी, फौजदारी दो बोलते हैं। दीवानी होते हैं सिविल जो होते हैं उनको दीवानी बोला जाता है, फौजदारी होते हैं जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसके अंदर मतलब सिविल न्यायालय है, मतलब कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें आपका सिविल मैटर्स हो गए, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये इसको बोला जाता है सेशन, ठीक है। अगर ये इस मैटर पर लड़ रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इस मैटर पर लड़ रहे हैं सेशन कोर्ट बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है सब कोर्ट, फिर उसके बाद प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, फिर मुंसिफ कोर्ट, ठीक है। इसी तरह से आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट सेकंड क्लास, ठीक है। तो ये आपको सारे नहीं याद रखना, आपको यहाँ तक आप याद रखें काफी है। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। मेट्रोपॉलिटन में भी वही दो है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल में भी वही आ गया आपका जो सिटी काउंसिल कोर्ट है, और ये इसको बोलेंगे हम सेशन जजेस, ठीक है। सेशन कोर्ट, सेशन, ठीक है। कोर्ट ऑफ स्मॉलर कॉजेस और चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, मतलब वही चीज है। यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर रहे थे, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो गया तो चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये स्ट्रक्चर होता है। इन सभी को याद करना इतना जरूरी नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए जो इस वाले में लिखा हुआ है, ये आपको पता है तो काफी है, ठीक है। इसके बाद आप दो तरह का पता कर लो, सिविल और क्रिमिनल, ठीक है। इसको बोला जाता है सेशन कोर्ट, उनको डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, इनके क्या क्या काम है बेसिकली। इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये बता रखा है। ये सब चीजें हिंदी में भी नोट डाउन है, यहाँ पे आप इस डायग्राम को समझिए। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर्स होती है, इसके जो डिसीजंस हैं वो एक तरह से बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट्स हैं इसके डिसीजंस को फॉलो करते हैं। एक चीज तो कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये जो हाई कोर्ट के जज हैं उनका ट्रांसफर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करते हैं। बेसिकली इनका ट्रांसफर किस तरह से होता है, एक कॉलेजियम होता है उसके, ठीक है। ओके, कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ, ये किसी भी दूसरे कोर्ट से अगर काम नहीं समझ रहा तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है कि भैया आपसे नहीं समझ रहा, हमारे पास भेज दो, ठीक है। तो अपने पास बुला सकते हैं किसी भी मैटर को। कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी जो केसेस है उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर से। हाई कोर्ट की क्या पावर है, यहाँ पे साथ में हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप साथ में समझ सको, डिफरेंशिएट कर सको, ठीक है। कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, इससे नीचे वाले जो कोर्ट है ना उनकी अपील को यहाँ पे ये सुनते हैं, ठीक है। इनके खिलाफ जो अपील आती है, मतलब कि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला सुनाएंगे, हमें पसंद नहीं है तो हम किस में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में जाके अपील करेंगे तो अपील कौन सुनेगा, हमारे हाई कोर्ट सुनेगा, ठीक है। कैन इशू, अच्छा हाई कोर्ट के खिलाफ हम अपील करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट सुनता है। कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका अगर उनका हनन हो रहा है तो ये रिट जारी कर सकते हैं, ये हाई कोर्ट कोई पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट को होती है, ठीक है। कैन डील विद केसेस विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये केसेस को डील करते हैं कहाँ पर, स्टेट में, किसी स्टेट में, किसी राज्य में किसी भी केस को डील करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइजेस सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो, ठीक है। तो इससे नीचे जो भी कोर्ट्स हैं उन सभी पर ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उन सभी के ऊपर होते हैं तो उन सभी पे कंट्रोल किसका होता है, हाई कोर्ट का होता है, ठीक है। अब उसके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ से आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे पहले वाली चीजें सबको पता है। यहाँ पे डील विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट में केस आते हैं उन सभी को डील करते हैं। कंसीडर अपील्स ऑन डिसीजंस गिवन बाय लोअर कोर्ट्स, जो इसके नीचे वाले जो कोर्ट हैं उनमें जो डिसीजन दिए जाते हैं उनकी जो अपील होती है, मतलब इसमें किसी भी इससे छोटे वाले नीचे वाले कोर्ट में अगर अपील कोई डिसीजन दिया गया जो पसंद नहीं आया तो उसके वो कहाँ पे जाएगा केस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा तो उसकी अपील ही सुनते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर फैसला पसंद नहीं आया तो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट का पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। ओके, डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, ठीक है। ये देखते हैं कि जो केसेस हैं वो कोई क्रिमिनल केसेस है या नहीं है, ये सब चीज डिसाइड करते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन से होते हैं, इससे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। कंसीडर केसेस ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल, ठीक है। ये केसेस को लेते हैं जो सिविल और क्रिमिनल होते हैं उन्हीं को, ठीक है। सिविल मतलब और क्रिमिनल मतलब क्या होता है, एक होता है दीवानी, दीवानी होती है सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स कौन से होते हैं, फौजदारी, ठीक है। इनको हिंदी में इस तरह से बोला जाता है। ओके,
अब यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, सुप्रीम कोर्ट देखा, हाई कोर्ट देखा और पूरे जुडिशियरी का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। और हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी देख लिया, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी देख लिया। ये सभी हमने क्या देखा है, इसका स्ट्रक्चर देखा और किसकी क्या क्या काम होते हैं। तो एक ओवरव्यू आपको समझ आ गया। अब ओवरव्यू समझने के बाद अब हम एक एक करके एक एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे उच्च न्यायालय का गठन किस तरह से इसका गठन होता है। आर्टिकल 216 में लिखा गया है ये मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं किसकी, हाई कोर्ट की। अभी हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति ही बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, किसके, हाई कोर्ट, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या निश्चित है और कितनी है, 34 है अभी, ठीक है। 34 है, 33 प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन ये बढ़ सकती है और कौन बढ़ाती है, संसद बढ़ाती है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं होती, इसे राष्ट्रपति समय समय पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली संसद ही बढ़ाती है, ओके। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती है, किस तरह से गठन होता है, आपको समझ आ गया। अब इनकी क्या क्या योग्यताएं होंगी, तो अनुच्छेद 217(2) में लिख रखा है, ठीक है। 217 याद रखें आप, 2 तो ज्यादातर नहीं पूछा जाता, 217 याद रखें। उसमें योग्यताएं दे रखी है क्या, कि भारत का नागरिक हो, कोई भी हाई कोर्ट का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए भी मैं बता दूंगी, यहाँ पे हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या होना चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए जो किसमें लिख रखी है, 217 में लिख रखी है। भारत का नागरिक हो, पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या है, भारत की राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका। कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक, ठीक है। या फिर ये नहीं है तो कम से कम 10 वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो कम से कम 10 वर्ष के लिए, या फिर कोई भी नीचे वाला जो कोर्ट है उस कोर्ट में न्यायिक पद पर धारण कर चुका हो, मतलब कि जज रहा हो, ठीक है, 10 वर्ष के लिए। ये है हाई कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के लिए जज रहा हो, या फिर 10 वर्ष के लिए क्या रहा हो, अधिवक्ता, मतलब कि एडवोकेट रहा हो, ठीक है। ये चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। और हाई कोर्ट के जज के लिए न्यायिक पद धारण कर चुका हो, मतलब किसी भी जो राज्य क्षेत्र में, भारत की जो भी राज्य क्षेत्र है वहां पे किसी भी कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हाई कोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो वैसे ही नहीं होगा, और हाई कोर्ट के लिए भी नहीं है। तो बाकी जो कोर्ट्स है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसमें 10 वर्ष के लिए न्यायिक पद रहा हो, ठीक है। या फिर 10 वर्ष के लिए हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, ठीक है, एडवोकेट रहा हो। तो ये किसके लिए क्वालिफिकेशन है, तो जो आप हाई कोर्ट के लिए जज बनेंगे उसके लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो आपको पता ही है, ओके। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति, किस तरह से नियुक्ति होती है। अब नियुक्ति कौन करता है ये मैंने बता दिया, कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। किस तरह से होती है, तो उनकी नियुक्ति होती है कॉलेजियम सिस्टम से। कॉलेजियम सिस्टम हमने सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ाया था तब आपको बताया था, ठीक है। कॉलेजियम में कौन कौन होते हैं ये हाई कोर्ट के लिए बता रहे हैं। हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 अदर जजेस होते हैं, वहां पे 4 अदर जजेस थे, ठीक है। 2 अदर जजेस और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो होते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से वाले आपके, ऑब्वियसली इंडिया के, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज, ठीक है। उसके जो मेन जज है चीफ जस्टिस वो, और 2 अदर जजेस होंगे, इनके लिए कॉलेजियम है। क्योंकि इनकी नियुक्ति बेसिकली होती कैसे है, तो राष्ट्रपति तो करते हैं पर राष्ट्रपति सदस्य शपथ दिला देते हैं, नियुक्ति कर देते हैं। बाकी सारा का सारा जो प्रोसेस है ना वो ये कॉलेजियम ही करता है। कॉलेजियम में कौन कौन होता है, जजेस होते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति निम्न की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इन सभी की सलाह ली जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किताबी, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से उनसे सलाह ली जाती है, तो बिल्कुल ली जाती है इनसे। तो भारत जो राज्य है उनके राज्यपाल से ली जाती है, पूछ लिया जाता है। बाकी इनकी इतनी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इनकी नियुक्ति करते हैं कॉलेजियम, ठीक है, ये कंपलसरी है। तो राज्यपाल से पूछ लिया जाता है और जरूरी भी नहीं है कि पूछा जाए, ठीक है। उसके बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी और न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछ लिया जाता है। मतलब कि जिस हाईकोर्ट में आप भेज रहे हो ना, वहां पे आप किसी की नियुक्ति कर रहे हो हाई कोर्ट के जज के अलावा, ठीक है। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके अलावा किसी को भी भेज रहे हो ना, तो इनसे तो पूछ लिया जाएगा, तो इनसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये है बेसिकली बुक्स में। लेकिन यहाँ पे इनकी जो नियुक्ति होती है ना वो कॉलेजियम करता है, जो इनकी बैठक, ये जो कॉलेजियम है ये करता है नियुक्ति। अब ये करता है तो ये जो करते हैं वही लास्ट डिसीजन लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्यकाल तथा वेतन। इनके कार्यकाल इतना टर्म कितना होता है और इनकी सैलरी कितनी होती है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जज का जो कार्यकाल होता है
वो होता है 62 वर्ष की आयु। जब ये 62 वर्ष के हो जाते हैं तो इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। उससे पहले कभी भी बने, मान लो 50 साल की एज में बनेंगे तो 12 साल का ड्यूरेशन हो जाएगा, 40 में बनेंगे जनरली 40-45 से ऊपर ही बनाया जाता है, ठीक है। तो 62 साल इनकी जब मैक्सिमम एज होती है तब इनको इनके पद से हटाया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 217 में लिखा हुआ है, 217 में ही हमने अभी क्या पढ़ा, इनके जो नियुक्ति थी, 217 में हमने एलिजिबिलिटी पढ़ी और नियुक्ति हमने 216 में पढ़ी, ओके। अब यहाँ पे हमने 217 में इनका कार्यकाल देखा कि 65। इनकी मिनिमम एज कितनी होती है, कि मिनिमम एज कुछ नहीं होती, मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती हैं। एज जनरली इनको 45 से ऊपर ही बनाया जाता है, लेकिन मिनिमम एज कुछ नहीं है, ओके। कार्यकाल पीरियड है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना है, 65 ईयर्स, ठीक है। इनका कितना है, 65। इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो दिलाते हैं राष्ट्रपति, और राज्य में कौन दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। ये है, वहां पे दोनों ही प्रेसिडेंट ही कर रहे थे, शपथ भी प्रेसिडेंट ही दिला रहे थे और उनको अपॉइंट भी वही कर रहे थे। यहाँ पे उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। ये है। उच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते राज्यों की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनके वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। और जो हमारे जो चीफ जस्टिस हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके कहाँ से दिए जाते हैं, तो उनके हमारे भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। और एक और चीज है, इनके वेतन भत्ते जो है टाइम ड्यूरेशन, जब इनका कार्यकाल है उस टाइम पे इनको कम नहीं किया जाता, सिवाय वित्तीय आपातकाल, ठीक है, बाकी नहीं कर सकते, ओके। आर्टिकल 221, आर्टिकल 221 क्या बताता है, संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और छुट्टी पेंशन संबंधी नियम जो है वो निर्धारित करती है। कौन करती है, संसद करती है, ठीक है। स्टेट में नहीं किया जाता, कौन करता है, भारत की संसद करती है। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते वगैरह जो है वो निर्धारित करती है, और इनके अननेसेसरली इनके वेतन भत्ते कम नहीं किए जाते, सरकार वित्तीय आपातकाल नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं महाभियोग प्रक्रिया। इनकी नियुक्ति की बात कर ली हमने, इनके कार्यकाल की बात कर ली और इनकी योग्यताओं की बात कर ली, अपॉइंटमेंट की बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं कि इनको इनके पद से कैसे हटाया जाएगा। तो इनको इनके पद से कैसे हटाया जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया लगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी महाभियोग से नहीं हटाया जाता, जो हाई कोर्ट के जज है ना उनको भी इसी प्रोसेस से हटाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लिए हमने क्या देखा था, इम्पीचमेंट प्रोसेस। अच्छा, इम्पीचमेंट प्रोसेस में महाभियोग प्रक्रिया जो है ना वो राष्ट्रपति के लिए बोला जाता है, बाकी सबके लिए प्रोसेस है, प्रोसेस तो वही होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन इसको महाभियोग वर्ड नहीं बोला जाता, ठीक है। तो महाभियोग प्रस्ताव के बाद न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है, ठीक है। जनरल एक वर्ड है जो बुक्स में भी है लेकिन संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। महाभियोग प्रस्ताव के बाद जो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से हटाया जाता है। 2 बार महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई है अभी तक, ठीक है। महाभियोग की कार्रवाई अभी तक 2 बार किस के ऊपर चलाई गई है, सौमित्र सेन और पीडी दिनकरन। इनकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक किसी के पे भी नहीं चलाई गई, किसी को नहीं हटाया गया उस प्रोसेस से, लेकिन और हाई कोर्ट में भी नहीं हटाया गया, अभी तक सिर्फ 2 पे चलाई गई थी, लेकिन उन्होंने पूरी होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया, ठीक। सौमित्र सेन और पीडी दिनकरन, ये नाम पता होना चाहिए क्योंकि पूछ लिया जाता है, ओके, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है, संसद में आता है प्रस्ताव, संसद में अगर लोकसभा स्टार्ट करिए तो 100 लोगों लिखित में नोटिस देंगे, राज्यसभा स्टार्ट करिए तो 50 लोग लिखित में नोटिस देंगे। लोकसभा ने स्टार्ट किया, वोटिंग कराई जाएगी, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, फिर यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर एक बार 100 लोगों ने लिखित में नोटिस दे दिया तो फिर ये नहीं देंगे, इन्होंने मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये देंगे, यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये देंगे, एक ही बार दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से इनकी महाभियोग प्रक्रिया होती है। बीच में यहाँ पे कमेटी भी बिठाई जाती है, लिखित में नोटिस देने के बाद देखा जाता है कि लोग सही बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही हटा रहे हैं, ठीक है। उस पर चेक किया जाता है कि जो ये इनने कुछ गलत काम किया होगा तभी तो इनको हटाया जाएगा इनके पास से, अगर कार्य करने की योग्य ना हो या बहुत करप्शन किया हो, तो इस तरह से मतलब कि किसी को गलत सजा जबरदस्ती कार्य करने के लायक ही नहीं होते, जनरली जो भी सारे इश्यूज है वो इसी में आते हैं, ठीक है। इसलिए तरह से इनको इनके पास से हटा दिया जाता है। अब बात आती है ट्रांसफर की, इनका ट्रांसफर कौन करता है और किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 222 ट्रांसफर, ठीक है। 222 क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे इनकी परमिशन जरूरी है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श करने के बाद किसी न्यायाधीश को
एक से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं। इनकी जो प्रोसेस होती है ना स्थानांतरण की, मतलब कि इनको इनके पद से इनको एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में भेज दी, ठीक है। पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया होती है। एक तो इनके अपॉइंटमेंट की प्रोसेस, दूसरे इनके ट्रांसफर की प्रोसेस, वो एक कॉलेजियम करता है बेसिकली। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछने के बाद राष्ट्रपति इनका एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेज सकते हैं। न्यायाधीशों संबंधित जो राष्ट्रपति संदर्भ 1998 ये है, ठीक है, इसे संदर्भित है, मतलब ये, तो इसके थ्रू इनको इनके मतलब एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में भेजा जाता है। जनरली जब एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में भेजा जाता है ना, तो जिस हाईकोर्ट में भेज रहे हैं उस हाईकोर्ट के जज से पूछ लिया जाता है कि हम आपके यहाँ को भेज रहे हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस का होता है। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, जो चीफ जस्टिस ऑफ हमारे किसी भी स्टेट के चीफ जज है, मुख्य न्यायाधीश, उनके बारे में हमने पढ़ा कि योग्यताएं कितनी चाहिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब फिर वो अपने जो पद पर है उसमें इनको हटाया कैसे जा सकता है, तो महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी। अब हम कुछ और न्यायाधीश के बारे में देखते हैं। यहाँ पे होते हैं एक एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। क्या होते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कहाँ पे लिखा गया है इसके बारे में, तो देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में आर्टिकल 223 में बताया गया है, ठीक है। ये इंडिया में भी होते हैं और स्टेट में भी होते हैं। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल खाली हो, इनको तब रखा जाता है जबकि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल खाली हो, मतलब कि वो पद पर ना हो, या फिर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, ठीक है, उस वजह से, या फिर अपने कार्यकाल जो है उसमें वो कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, मतलब कि अपने काम का पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने काम को करने में असमर्थ हो, मतलब बीमार हो या कोई भी रीजन हो, ठीक है, किसी भी रीजन से, या तो कार्यालय में ही नहीं है या अनुपस्थित है, वो भी एक ही बात हो गई, और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जगह पे किसी और को रख दिया जाता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, मतलब कि पहले कोई एक न्यायाधीश इसी मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, उनको उसी न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बाद में नियुक्त कर दिया जाता है। कब, जब जो मुख्य न्यायाधीश है वो अभी है ना, वो उनका कार्यालय अगर खाली है या वो उपस्थित नहीं है या फिर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, तो ऐसा किया जाता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब कि एक्टिंग मतलब कि कार्यकारी, मतलब कि सामने वाला काम नहीं कर पा रहा तो उनकी जगह, ठीक है। ओके, अब आते हैं एडिशनल और एक्टिंग जजेस, ठीक है। एडिशनल जज या एक्टिंग जज किसको बोला जाता है, ये होते हैं अपर और कार्यकारी न्यायाधीश। अपर और कार्यकारी न्यायाधीश ये स्टेट में होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 224 के अनुसार, वो था 223, ये 224, इसके अनुसार उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि होने पर राष्ट्रपति अपर या कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ये अपर और कार्यकारी न्यायाधीश क्या होते हैं, जब भी हाई कोर्ट में काम बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी भी हाई कोर्ट में या सारे हाई कोर्ट में भी हो सकता है, अगर काम बहुत ज्यादा हो गया, केसेस बहुत सारे हो गए, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो रहे हैं, राष्ट्रपति को लग रहा है कि यार बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो रहे हैं, जो लोग हैं वो उस काम को करने के लिए पूरे नहीं हो रहे हैं, तो अगर काम बहुत ज्यादा हो जाता है, अस्थायी वृद्धि हो जाती है काम में, तो राष्ट्रपति अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। अधिकतम कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष के लिए। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति केवल हाईकोर्ट में ही होती है, और तदर्थ न्यायाधीश ये सेम इन्हीं जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, बस नाम अलग अलग है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है, क्लियर है, इनकी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, इनकी सिर्फ हाईकोर्ट में, क्लियर है। ओके, अब आते हैं एक और रिटायर्ड जज। रिटायर्ड जज क्या होते हैं, आर्टिकल 224 का, ठीक है, 224 का पार्ट, इसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, कोई भी हाई कोर्ट के जज हैं वो पहले राष्ट्रपति की सहमति लेंगे, ठीक है, परमिशन लेंगे, और किसी भी उच्च न्यायालय की जो रिटायर्ड जज हैं उनको अपने न्यायालय में बैठने और काम करने का अनुरोध कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, हाईकोर्ट के जज। हाईकोर्ट के जज ऐसा बोल सकते हैं, राष्ट्रपति से पहले परमिशन ले लेंगे, उसके बाद उनसे बोलेंगे कि आप हमारे कोर्ट में, मतलब ये इनके कोर्ट में पहले काम करते थे, उनसे बोलेंगे कि आप हमारे कोर्ट में बैठे और काम करें, ठीक है, ऐसे इनसे बोल सकते हैं। सहमति आवश्यक है किसकी, जिससे भी बोल रहे ना उसकी सहमति, उन्हें काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उनकी सहमति आवश्यक है। वह ऐसे वेतन और भत्ते का हकदार होंगे जो कि राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अब यहाँ पे दोनों जो थे ना, इनके वेतन भत्ते कौन से होंगे, जो बाकी सब जजेस को मिलता है सेम होंगे, लेकिन इनके वेतन भत्ते कौन से होते हैं, जो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं वो, ठीक है। तो शेष न्यायाधीशों जैसे कि सभी अधिकार क्षेत्र, मतलब जैसे जैसे ही सारे के सारे न्यायाधीश है ना,
उन सभी के बराबर ही इनको अधिकार क्षेत्र, वैसी शक्तियां, वैसे ही विशेषाधिकार सब मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि बाकी न्यायाधीशों को मिले हैं। लेकिन उन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम यही चीज हमने देखी थी किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी रिटायर्ड जज होते हैं, जिसमें क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति की पहले से अनुमति लेते हैं, उसके बाद किसी भी और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को बोल सकते हैं, ठीक है, कि आप हमारे साथ बैठे काम करें, और उनको काम के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वो पर्सन राजी होना चाहिए और उनकी जो वेतन भत्ते हैं वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, और उनको हाई कोर्ट का, ये हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बोला जाएगा, और वो सुप्रीम कोर्ट में होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बोला जाएगा, और उनको वो सारी की सारी शक्तियां अधिकार क्षेत्र मिलेंगे जो बाकी सबको मिल रहे हैं, ठीक है, बाकी सारे न्यायाधीशों को मिल रहे हैं। तो ये है रिटायर्ड जज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 तरह के जजेस पढ़े, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडिशनल और एक्टिंग जज और रिटायर्ड जज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 पढ़ा। अब हम देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस के बारे में। यहाँ पे हमने हाई कोर्ट के बारे में, जज के बारे में पढ़ लिया, 3 अलग अलग जजेस के बारे में पढ़ लिया, डिफरेंस देख लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब हम देखते हैं हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस। देखिए, सबसे पहले तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि वो निष्पक्ष काम कर सके, निष्पक्ष फैसला सुना सके। सरकार का अगर दबाव होगा तो उनके जो फैसले होंगे उनमें बाइसिंग होगी, ठीक है, सही से फैसला नहीं सुना पाएंगे। इसीलिए हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो जुडिशियरी है, उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है। तो जैसे कि हमारे देश में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसी तरह से किसी भी राज्य में भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, इनकी स्वतंत्रता के लिए। क्या, इनकी जो नियुक्ति का तरीका है, जो कि कॉलेजियम सिस्टम है, वो कैसा है, स्वतंत्र बनाता है। कैसे बनाता है, इसमें जितने भी है वो जजेस ही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 अदर जजेस, तो जजेस ही है, मतलब कि कोई भी सरकार का पर्सन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जजेस ही कॉलेजियम सिस्टम, ये इसको कैसा बताता है, इंडिपेंडेंट बताता है। कार्यकाल की सुरक्षा, इनका कार्यकाल सुरक्षित है, 62 वर्ष तक इनके पास से कोई नहीं हटा सकता। सिर्फ और सिर्फ कौन हटा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया होगी, संसद की दोनों सदनों में बहुमत होगा तभी हटाया जाएगा, मतलब कि कोई इंडिविजुअल इनको इनके पास से नहीं हटा सकता, ठीक है। तो कार्यकाल की सुरक्षा है। उसके बाद राज्य की, मतलब कि कोई इनसे इस तरह से धमकी नहीं दे सकता कि तुमने ये नहीं किया तो हम तुम्हें तुम्हारे पद से हटा देंगे, ठीक है। राज्य की संचित निधि पर व्यय, इनकी सैलरी भी कम नहीं कर सकते, इनके जो कार्यकाल चलेगा उस टाइम पर इनकी सैलरी भी कम नहीं की जा सकती, वो संचित निधि पर से आती है 229, 221, सिवाय वित्तीय आपातकाल के कोई अलाभकारी परिवर्तन इसमें नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब कि आप इसको बढ़ा तो सकते हो पर कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इनकी संचित निधि से दी जाती है, इसी वजह से भी ये स्वतंत्र है। अब इनकी सैलरी कम नहीं कर सकते तो करते रहो, कुछ उनको क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। ना सैलरी कम कर सकते, ना पद से हटा सकते, ठीक है। इसके अलावा नियुक्ति का तरीका भी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, ये इनको इनके पास से हटाया जाएगा, उसके बाद ये वकालत नहीं करेंगे। तो इस तरह से लालच भी नहीं दे सकते, ठीक है। आर्टिकल 20, न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ संसद में हो सकती है, कब महाभियोग जब चल रहा है तभी हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। आर्टिकल 121, ठीक है। उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास नहीं कर सकते, तो लालच भी नहीं दिया जा सकता, ठीक है। ये दोनों प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते, सेम ही है। उसके बाद अपनी अवमानना करने के लिए ये दंडित कर सकते हैं, अगर इनकी अवमानना कोई करता है तो ये दंडित कर सकते हैं, उसको इनके पास शक्ति है। आर्टिकल 215, ठीक है। और जो न्यायालय अवमानन अधिनियम 1977, इसके तहत अगर इनकी कोई अवमानना करता है हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, तो ये किसी भी पर्सन को दंडित कर सकते हैं। ये पावर हाई कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, ठीक है, मतलब हमारी जुडिशियरी के पास है। और अपने कर्मचारियों, इनके अंदर जो जजेस होते हैं उन सभी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। तो देखिए, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मतलब पूरे के पूरे जिनको नियुक्त कर रहे हैं वो किस प्रोसेस से आ रहे हैं, कॉलेजियम प्रोसेस से आ रहे हैं। तो नियुक्ति जो है उसकी स्वतंत्रता है, ये बताता है आर्टिकल 229। हालांकि कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि इनकी जो नियुक्ति है वो एक कॉलेजियम करता है जिसमें जजेस होते हैं, तो कई बार वो बाइसिंग करते हैं, अपने अपने लोगों को रख लेते हैं। ये सही भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग इस लायक नहीं होते कि उनको जज रखा जाए, वो इस लायक तो होते हैं, ठीक है, पर थोड़ी बहुत अगर व्यवहार में देखें तो ये सब चीजें चलती हैं, ठीक है। इसीलिए सरकार इसको चेंज करना चाह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि इसकी जो स्वतंत्रता है उसको खत्म करना है, ठीक है। मतलब जो संविधान का मूल स्ट्रक्चर है, मूल जो ढांचा है उसमें चेंज हो रहा है और इनकी जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो रही है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया गया,
तो अभी भी कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, ठीक है। जो चौथा में आया था जिसको मना कर देगा। अब कार्यपालिका से अलग है, ये बिल्कुल कार्यपालिका से अलग है और इसी वजह से स्वतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंस देखी हाई कोर्ट की, ओके। अब हम देखते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमने पढ़ लिया, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम आंसर कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कहां से कहां तक है, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, ठीक है। इसका प्रावधान कहां से है, आर्टिकल 214 से लेके 232, यहाँ पे आप याद रखें 124 to 1, ठीक है, 147 to 1, ठीक है। भाग 5 में है, भाग 6 में है, ठीक है। स्टेट के बारे में भाग 6 बता रखा है, इसलिए उच्च न्यायालय भाग 6 में है। यूनियन के बारे में भाग 5 में है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनको कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल दिलाते हैं। न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, निश्चित है। कितनी है, अभी 34 है, बढ़ सकती है ऑब्वियसली, लेकिन निश्चित है। और इनके न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या निश्चित नहीं है, समय समय पर राष्ट्रपति इनको बढ़ा सकते हैं, और हर स्टेट के लिए, ठीक है। तो ओके, अब आर्टिकल 129 इसके अनुसार ये एक अभिलेख न्यायालय होता है, और ये भी 215 के अनुसार एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। ओके, इसके बाद अभिलेख न्यायालय हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 हम पावर्स पढ़ चुके हैं, रिट वाली, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अधिकतम आयु इनकी कितनी होती है, 65 वर्ष। इनकी अधिकतम आयु कितनी होती है, 62 वर्ष, मतलब कि 65 में जाके रिटायर होंगे, ये 62 में जाके रिटायर होंगे, ठीक है। इनके जो भी डिसीजंस होते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो किस तरह से किए जाते हैं, वो लिखे जाते हैं और उनको रेफर करके इससे नीचे वाले कोर्ट है वो, ठीक है। ओके, अब अनुच्छेद 127 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक तदर्थ अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश अस्थायी है, ठीक है। इसमें कितनी होती है, 224 के अनुसार उच्च न्यायालय में 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश, जो तदर्थ न्यायाधीश जैसे होते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है, 2 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। तद अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। इनको बोला जाता है अपर न्यायाधीश, इनको बोला जाता है तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 143, इसके तहत राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन हाईकोर्ट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार हाईकोर्ट के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध, ठीक है। इनकी जो अगर ये अपनी सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, मतलब कि इनका रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद ये अभ्यास नहीं कर सकते, इस पर प्रतिबंध है, आर्टिकल 143, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन ये हाई कोर्ट या ऐसे उच्च न्यायालय में जिनने स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है, उनको छोड़कर किसी में भी वकालत नहीं कर सकते। मतलब कि हाई कोर्ट के जज हैं, उसके बाद भी तो वो सुप्रीम कोर्ट के बनते हैं, इसके बनना जरूरी है, ठीक है। 5 साल के लिए हाई कोर्ट के जज के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो ये इनकी सेवानिवृत्ति मतलब 62 साल की एज हो गई अगर, तो या तो इनसे ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। इनकी एज रिटायर होने के बाद ये उच्चतम न्यायालय या कोई भी ऐसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश, जहाँ पे भी स्थायी न्यायाधीश ना रहे हो, वहां पे तो काम कर सकते हैं। अगर स्थायी न्यायाधीश रहे हैं तो फिर नहीं कर सकते, ठीक है। स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया हो उनको छोड़कर किसी में भी वकालत नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जहाँ पे स्थायी न्यायाधीश है वहां पे नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 220, ठीक है, इसमें बताएंगे मतलब ये तो बिल्कुल ही अभ्यास नहीं कर सकते, इनके पास कुछ फ्रीडम है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफरेंस देखा। अब हम देखते हैं जिला और अधीनस्थ न्यायालय। जिला और अधीनस्थ न्यायालय क्या है, हर जिले में एक या एक से अधिक जिलों में, ठीक है, हर जिले में या तो एक या फिर एक से अधिक जिलों में भारत के राज्य सरकारों की जिला अदालतें हैं, ठीक है। जिला अदालत है किसमें, या तो एक जिले में एक है या एक से ज्यादा जिलों में एक है, ठीक है। जनरली एक जिले में एक होती है और एक से ज्यादा जिले में भी एक हो सकती है। ये अदालतें राज्य के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। ये जो जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये किसके अंदर आती है, उच्च न्यायालय के अंदर आती है, इसके प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। जिला अदालत के फैसले उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं। जिला अदालत का जो भी फैसला होता है ना, अगर हमें वो पसंद नहीं है तो हम किस पे अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 में है। आर्टिकल कहां से कहां तक, 233 से लेके 237 तक अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, ठीक है। इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनसे इतना ही आता है एग्जाम में, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। जब हमने पूरा स्ट्रक्चर देखना था इंडियन जुडिशियरी का, तब हमने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया था।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं और वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिनट में ये चीज हम पढ़ लेते हैं। इंडिया में जो हाई कोर्ट है अभी 25 है, पहले 24 हुआ करते थे। 25वां जो हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, 1 जनवरी 2019 को बना, ये अमरावती में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पे है? अमरावती में है, 1 जनवरी 2019 को बना। लेटेस्ट है, इसकी पूछा जाएगा। ठीक है, ओके, तो एक एक करके ये सारे हाई कोर्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद हो जाएंगे सारे हाई कोर्ट। सबसे पहले तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ये कब बना था? 1928 में। ठीक है, 1928 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है और इसका न्यायालय कहाँ पे है? श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में और जम्मू में। ठीक है, ये दोनों लिखे हुए हैं, श्रीनगर जम्मू। 1928 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक है, नाम क्या है? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। कहाँ कहाँ पे है? श्रीनगर और जम्मू में। अब उसके जस्ट नीचे आते हैं, इसके यहाँ पे आते हैं। ये कौन सा है आपका? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कौन सा हाई कोर्ट है? यहाँ पे पंजाब और हरियाणा जो दोनों है उनका एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट नाम है इसका। कब बना था ये? 1947 में। 1947 में। अब पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ जो है ये तीनों जगह का, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका भी, पंजाब का भी और हरियाणा का भी। ठीक है, ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। क्लियर है, तो जम्मू कश्मीर हो गया, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हो गया जो कि कहाँ पे? चंडीगढ़ में है। उसके बाद हम नीचे आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में जो राजस्थान हाई कोर्ट है वो कब बना था? 1949। ठीक है, 28, 47, 49 ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ऐसे ही मैं बता दे रही हूँ। 1949 में ये कहाँ पे है? राजस्थान में है, राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, जयपुर में इसकी पीठ है, तो जोधपुर में है और जयपुर इसकी पीठ है। 1949 में हुआ था राजस्थान हाई कोर्ट, जनरली स्टेट के नाम पर ही। ठीक है, उसके बाद गुजरात में आते हैं, तो गुजरात में गुजरात हाई कोर्ट है। कब? 1960 में। 1960 में बना था गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? अहमदाबाद में। गुजरात में कहाँ पे? अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात की गांधीनगर कैपिटल है अहमदाबाद में, ढोल लगाया हुआ है यहाँ पे जो गुजरात हाई कोर्ट है वो है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 पढ़ लिए हमने, 1 2 3 4। उसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के जबलपुर में है और इंदौर और ग्वालियर में इसमें की खंडपीठ है। कहाँ कहाँ पे? ग्वालियर में और इंदौर में इसकी खंडपीठ है। ठीक, इंदौर और ग्वालियर में। ठीक है, 6 महीने होती है। जबलपुर में हाई कोर्ट है। कब बना था? 1936 में। 1936 क्लियर है, ये मध्य प्रदेश है। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ पे है? पहली बात तो छत्तीसगढ़ का कब बना था? तो 2000 में बना था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 2000 में बना था, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुए थे 2000 में। तो छत्तीसगढ़ का कहाँ पर है? बिलासपुर में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये बिलासपुर में है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। ठीक है, 2000 में बना था। अब 2000 में कोई और हाईकोर्ट भी बना था क्या? तो बिल्कुल बना था। उत्तराखंड और जो यूपी है वो दोनों अलग हुए थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ पे बना था? नैनीताल में। ठीक है, उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में, ये भी 2000 में बना था। और कोई सा बना था क्या? तो हाँ, यहाँ पे झारखंड हाईकोर्ट भी 2000 में बना था। यहाँ पे झारखंड का हाईकोर्ट कहाँ है? रांची में है। तो जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था और यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था। तो वो 2000 में इन तीनों के हाईकोर्ट बने थे। अब इसका उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ पे? नैनीताल में है। ठीक है, और इसके बाद रांची आपका झारखंड का है और छत्तीसगढ़ जो है उसका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जो है वो बिलासपुर में है। ठीक है, कहाँ पे है? बिलासपुर में है। क्लियर हुआ ये तीनों। उसके बाद बाकी पढ़ते हैं। बाकी हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बाद हम ऊपर आ जाते हैं, ये जम्मू कश्मीर है, इसके नीचे आपका क्या है? हिमाचल प्रदेश है। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा जम्मू कश्मीर तो 2 पार्ट में बट गया, एक लद्दाख और एक जम्मू, तो इसका हाईकोर्ट कहाँ है? तो ये हाईकोर्ट है इसका। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कब बना था आपका? हिमाचल प्रदेश का 1971। ठीक है, शिमला में है, शिमला में है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो 1971 में बना था। ठीक है, उसके बाद हमने उत्तराखंड देख लिया। फिर यूपी। यूपी का आपका कहाँ पे है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट नाम है इसका। ठीक है, उत्तराखंड यूपी हाईकोर्ट नहीं है, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट नाम नहीं है इसका। क्या नाम है? इलाहाबाद हाईकोर्ट। और ये कब बना था? 1866 में। 1866 में। ठीक है, तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट है उत्तर प्रदेश का। और लखनऊ में इसकी पीठ है। ठीक है, लखनऊ में इसकी पीठ है, बाकी कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे हम ये सब पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा बिहार बचा है। ठीक है, तो बिहार का कहाँ पे है? पटना में है। बिहार का पटना में, उसका नाम क्या है? पटना हाईकोर्ट है। 1960 में बना था। ठीक है, 1960 में बना था पटना में। बिहार का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पे है? पटना हाईकोर्ट है, पटना में है।
क्लियर है? तो ये सभी तो आपने देख लिया। उसके बाद अब हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कलकत्ता में कौन सा हाई कोर्ट है? कलकत्ता हाई कोर्ट जो है आपका वो कलकत्ता में है, और इसकी जो पीठ है ना, ये जो कलकत्ता में है, ये आपका दो जगह का है। एक तो हमारा जो ये पोर्ट ब्लेयर है उसकी भ्रमणकारी पीठ है कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट। ये कब बना था? 1862 में, ठीक है, 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट, जो पश्चिम बंगाल पूरा है उसका, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें, ठीक है। अंडमान निकोबार की जो भ्रमणकारी पीठ है वो यहाँ पे, भ्रमणकारी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है, ठीक है। तो भ्रमणकारी पीठ कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में है, और कलकत्ता हाई कोर्ट। क्लियर हो गया? तो ये सारे तो आपको पता चल गए, एक बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले हम देख लेते हैं सिक्किम, ठीक है। सिक्किम कब बना था? ये सिक्किम आता है आपका। सबसे पहले यहाँ पे सिक्किम देख लें। तो सिक्किम जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा पश्चिम बंगाल चल रहा है, वेस्ट बंगाल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिक्किम का हाईकोर्ट कब बना था? 1975 में, ठीक है। सिक्किम हाईकोर्ट ये कहाँ पे है? गंगटोक में है, सिक्किम गंगटोक, 1975, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि नागालैंड में कोई हाईकोर्ट नहीं है, ठीक है, और मिजोरम में भी कोई हाईकोर्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है। अब हमारे कौन कौन से हाईकोर्ट है वो हमें पता होना चाहिए। देखिए 2013 में बने थे 3, कौन कौन से? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो है वो कहाँ पे है? अगरतला में है। त्रिपुरा हाईकोर्ट 2013 में बने थे। कब बने थे? 2013 में, ठीक है। त्रिपुरा हाईकोर्ट जो का कहाँ पे है? अगरतला में है। मणिपुर हाईकोर्ट इम्फाल, ठीक है। मणिपुर हाईकोर्ट कहाँ पे है? इम्फाल में, ये भी 2013 में बना था। मेघालय हाईकोर्ट कहाँ? शिलांग में, ठीक है। मेघालय हाईकोर्ट शिलांग में, ठीक है। तो ये 3 देख लिया आपने, इम्फाल, अगरतला और ये शिलांग में, ठीक है। उसके अलावा एक और हाईकोर्ट आता है हमारा यहाँ पे, गुवाहाटी में आता है, ठीक है। गुवाहाटी हाईकोर्ट आपका कहाँ पे आता है? गुवाहाटी हाईकोर्ट नाम है, कब बना था? 1948 में, ठीक है। गुवाहाटी हाईकोर्ट 1948। ये कहाँ का आता है? असम का है, नागालैंड का, मतलब नागालैंड में नहीं है कोई हाईकोर्ट, असम में नहीं है, मतलब असम में तो है, मिजोरम का, नागालैंड का, और आपका जो अरुणाचल प्रदेश है ये, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है। और इसके अलावा असम, ठीक है। तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 4 जगह हुए, ये और ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे है आपका? गुवाहाटी में है, और गुवाहाटी जो है वहां पे है, और इसकी जो पीठ है ना वो कहाँ पे है? कोहिमा में है, ठीक है। पीठ तो अपनी अपनी जगह पे हुई, तो कोहिमा में है। यहाँ पे जो आपका मिजोरम है उसकी आइजोल में है, और ईटानगर में है, ठीक है, ईटानगर में। तो ये आपको एक बार रब कर दें तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो चीजें आपको दिखने लगेंगी अच्छे से। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ईटानगर, तो यहाँ पे इसकी पीठ है, इसके बाद कोहिमा यहाँ पे पीठ है, और आइजोल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपकी इसकी पीठ है, गुवाहाटी में ये है, ठीक है। गुवाहाटी क्लियर हो गया। ये आपके नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए, और ये पूरा हो गया। अब हम नीचे वाले जगह पे चलते हैं। नीचे वाले में सबसे पहले ये हमारा गुजरात है, ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, और ये हमारा जो है वो आपका रांची में है, झारखंड का, ठीक है। उसके नीचे चलते हैं। नीचे अगर हम आए तो ये आपका कौन सी जगह है? महाराष्ट्र। अच्छा, अभी सबसे नया कौन सा बना है? तो नया बना है हमारा अमरावती यहाँ पे, ठीक है। और इससे पहले हैदराबाद में था ये, ठीक है। अब अमरावती बन गया, ठीक है। तो हैदराबाद और ये आंध्र प्रदेश का अमरावती में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम, ये पूरा का पूरा क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का जो हाईकोर्ट है उसका नाम क्या है? बम्बई हाईकोर्ट, ठीक है। पहले बम्बई बोला जाता था इसको। तो बम्बई हाईकोर्ट कब बना था? 1862 में, ठीक है, 1862 में। ये कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है, प्लस गोवा का है, प्लस दादर नगर हवेली का है, और दमनदीप का, दमनदीप दादर नगर हवेली, इन दोनों का है, ठीक है। दमनदीप दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र और गोवा का, ठीक है। तो महाराष्ट्र उससे लगा हुआ है गोवा, ठीक है, दमनदीप और दादर नगर हवेली, इसका कहाँ पे है? बम्बई में है, 1862 में बना था, ठीक है। और इसकी न्यायालय कहाँ पे है? इसका न्यायालय मुंबई में है, ठीक है। न्यायालय कहाँ पे? मुंबई में है। बम्बई हाईकोर्ट नाम है, मुंबई में न्यायालय है, ठीक है। उसके अलावा नागपुर में, पणजी में, औरंगाबाद में इसकी पीठ है, ठीक है। पणजी यहाँ पे, औरंगाबाद और नागपुर में इसकी पीठ है, ठीक है। उसके अलावा फिर हम नीचे चलते हैं तो ये आपका आता है कलकत्ता हो चुका है हमारे यहाँ पे, कलकत्ता हाईकोर्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वाला, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर में इसकी भ्रमणकारी पीठ है, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं मद्रास हाईकोर्ट, ठीक है। मद्रास हाईकोर्ट कहाँ पे है? चेन्नई को बोला जाता था पहले मद्रास, ठीक है। तो चेन्नई में है मद्रास हाईकोर्ट, ठीक है। चेन्नई में मद्रास हाईकोर्ट, ये तमिलनाडु का, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो तमिलनाडु का चेन्नई में है
मद्रास हाईकोर्ट। ठीक है, कब बना था? ये भी 1862 में था। 1862 में कौन कौन से थे? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। यहाँ का है बेंगलोर का। ठीक है, तो बेंगलोर कर्नाटक हाईकोर्ट जो है वो 1884 में बना था। कर्नाटक हाईकोर्ट 1884 में, ये कर्नाटक में है, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में है ये कर्नाटक हाईकोर्ट। ठीक है, तो ये आपके हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये भी सारे कंप्लीट कर दी, बस हमारा उड़ीसा बचा हुआ है। ठीक है, उड़ीसा हाईकोर्ट कब बना था आपका? 1948 में। ठीक है, उड़ीसा में कटक। ठीक है, कटक उड़ीसा। ठीक है, कटक उड़ीसा। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको, 2 सेकंड में याद हो जाएगा आपको। देखिए, सबसे पहले हमारा जम्मू कश्मीर का कहाँ पे है? श्रीनगर जम्मू में। ठीक है, श्रीनगर जम्मू में। उसके बाद हम आते हैं चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ में है, राजस्थान का जोधपुर में है, और यहाँ पे जो गुजरात है उसका अहमदाबाद में है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा मध्य प्रदेश है उसका जबलपुर में है। यहाँ पे यूपी आ गया, यूपी का आपका इलाहाबाद में है, और उत्तराखंड का नैनीताल में है यहाँ पे। उसके बाद शिमला में है आपका। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का रांची में किसका है आपका? झारखंड का। पटना में आपका बिहार का है, और ये जो है आपका जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है। कलकत्ता हाईकोर्ट जो है वो कहाँ का है आपका? ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट वेस्ट बंगाल का, प्लस आपका जो अंडमान निकोबार है उसका। सिक्किम का गंगटोक में है। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखें कि नागालैंड और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, इन सभी का जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका गुवाहाटी हाईकोर्ट 1948 में बना था। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन चारों का। इसके अलावा त्रिपुरा का आपका अगरतला। ठीक है, इसके बाद इम्फाल जो है वो मणिपुर का इम्फाल, और यहाँ पे हमारा जो मेघालय है उसका शिलांग। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। ओके, उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो लक्षद्वीप जो है, और यहाँ पे हमारा केरल जो है उसका कोच्चि में है। ठीक है, यहाँ पे गोवा का, दमनदीप का, और जो पूरा मुंबई है, मतलब पूरा महाराष्ट्र उसका मुंबई में है। ठीक है, बम्बई हाईकोर्ट यहाँ पे हैदराबाद में है, तेलंगाना का, और आंध्र प्रदेश का आपका अमरावती में है। ठीक है, यहाँ पे चेन्नई में है, जो चेन्नई में है आपका हाईकोर्ट वो किसका है? पौंडीचेरी का और तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु और पौंडीचेरी का आपका कहाँ पे है? चेन्नई में। उसका नाम क्या है? मद्रास हाईकोर्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है कटक उड़ीसा में। ठीक है, कटक उड़ीसा, और यहाँ पे बेंगलोर में आता है आपका कर्नाटक हाईकोर्ट, बेंगलोर में। और इसके अलावा हमारा ये कटक उड़ीसा यहाँ आता है उड़ीसा में। ठीक है, इसके अलावा बिलासपुर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारे सारे हाईकोर्ट हो गए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, हाई कोर्ट से रिलेटेड और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, यहाँ पे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर सकते। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, कार्य नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किया जाता है अस्थायी अवधि के लिए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, तो ये सही है। पहला वाला गलत है, पहले वाले सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो बी वाला आपका सही हो गया, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, अब देखते हैं निम्न कथनों पर विचार करें। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है, तो बिल्कुल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आता है। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच में किसी भी विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आता है, जिसमें वो जो भारत सरकार है वो और कोई भी एक या इससे अधिक राज्यों के बीच में डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का भारत के किसी भी राज्य और किसी भी राज्य या राज्यों के बीच किसी एक विवाद के मूल अधिकार क्षेत्र है, और दूसरी और एक या एक से अधिक राज्य, बिल्कुल एक से ज्यादा राज्य हो, एक राज्य में सेंटर हो, सेंटर और एक राज्य साथ में हो, बाकी राज्य अलग हो, इस तरह का है। तो बी वाला भी सही है। भारत सरकार किसी राज्य, किसी भी निगम या व्यक्ति के बीच किसी भी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र। व्यक्ति की बात कहां से आ गई? ये तो सेंटर और स्टेट की बात है, यहाँ पे व्यक्ति की बात तो है ही नहीं, तो सी वाला गलत हो जाएगा, थर्ड गलत होगा। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद में मूल अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट का 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में विवाद हो रहा है, तो मूल अधिकार क्षेत्र है। इनमें से कौन सा सही है? तो ये भी सही हो गया। तो पहला, दूसरा और चौथा, मतलब ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो राष्ट्रपति की अधिसूचना पर नहीं भाई, राष्ट्रपति की अधिसूचना पर नहीं बढ़ाई जा सकती। संसदीय अधिनियम पर बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। भारत के संविधान में एक संशोधन द्वारा और
सुप्रीम कोर्ट के एक प्रतिनिधि द्वारा नहीं, तो जो संसद है वो अधिनियम लाके इसको बदल सकती है। ठीक है, अभी कितनी है, 34 है। ठीक है, 33 जजेस प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और हाई कोर्ट की इसकी कोई फाइनल नहीं है, मतलब कि इसकी निश्चित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लेक्चर कंप्लीट किया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।